दुबई एक ऐसा शहर जो हमेशा से अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ट्रेड सेंटर रहा है। इस पीरियड में दुबई बस समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा गांव हुआ करता था 1833 में, लेकिन 20वीं सदी में जापान आर्टिफिशियल मोती बनाना शुरू कर देता है जो दुबई में मिलने वाली मोती से सस्ती होती। अब आता है दुबई का गोल्डन टर्निंग पॉइंट। साल था 1966। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान में एक फिल्म राइटर थे रियाज बटालवी। इन्हें साल 1979 में ही अंदाजा हो गया था कि दुबई आने वाले टाइम में दुबई, जब भी ये नाम सुनाई देता है तो माइंड में टक से कुछ चीजें ऑटोमेटिक आने लगती है। बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, दुबई की हाईटेक लाइफस्टाइल, दुबई की सड़कें, लग्जरी गाड़ियां, ये सब किसी भी इंसान को न सिर्फ अट्रैक्ट करती हैं बल्कि उसे दुबई का दीवाना बना देती हैं। आज के टाइम पर दुनिया की 200 कंट्री के लोग दुबई में रहते हैं, जहां दुबई की टोटल पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 85 to 87% लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका जैसी कंट्री के रहने वाले हैं। आज दुबई दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म लोकेशन है। दुबई दुनिया का एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर है। दुबई फिल्म इंडस्ट्री के लिए प्राइम लोकेशन है। कहने का मतलब आज दुबई दुनिया में अपना एक अलग लेवल सेट कर चुका है और आने वाले टाइम में ये और भी लग्जरियस और भी हाईटेक होने वाला है। बट ऊंचाइयों पे देख के हैरा हैं बहुत लोगों ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। ये दो लाइन दुबई की आज वाली कंडीशन और उसकी पहली वाली कंडीशन पर बिल्कुल फिट आती है। अब इसकी पूरी कहानी क्या है। दुबई एक ऐसा शहर जो हमेशा से अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ट्रेड सेंटर रहा है। मेसोपोटामिया और इंडस वैली के बीच ट्रेड रिलेशन में दुबई काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता था। मेसोपोटामिया जो आज का इराक है और इंडस वैली जो आज पाकिस्तान और इंडिया है। हालांकि पहले यह सिर्फ भारत हुआ करता था। मेसोपोटामिया और इंडस के बीच ट्रेड हुआ करता था जिसमें दुबई इन दोनों के लिए सेंटर पॉइंट होता था। इसके अलावा वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड में भी दुबई इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था और वो टाइम था 18th सेंचुरी। इस पीरियड में दुबई बस समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा गांव हुआ करता था। 1833 में अल मखतूम वंश की लीडरशिप में बनी ये ट्राइब दुबई में अपना बसेरा डालती है जिसमें मैक्सिमम मछुआरे या फिर पर्ल डाइवर्स रहा करते थे। पर्ल डाइवर्स मतलब वो लोग जो समुद्र की गहराइयों में जाते और वहां से मोती निकाला करते थे। ये एक बेहद खतरनाक काम होता था जहां लोग बगैर किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के समुद्र में उतरते और सिर्फ अपनी सांस के दम पर मोती निकाल लाते थे। और ये मोती ही थी जो दुबई के लिए प्राइम इनकम सोर्स हुआ करती थी, जो बहुत से लोगों का पेट पाल रही थी, जिसमें मोती निकालने वाले, मोती खरीदने वाले और फिर उस मोती से ज्वेलरी बनाने वालों का घर चलता था। मोती ही थी जो दुबई की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती थी। लेकिन 20वीं सदी में जापान आर्टिफिशियल मोती बनाना शुरू कर देता है जो दुबई में मिलने वाली मोती से सस्ती होती और आसानी से मिल भी जाती थी। और ये आर्टिफिशियल मोती दुबई के मोती वाले बिजनेस को एक बड़ा झटका देती है और दुबई को अपनी इकोनॉमी के लिए कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन अभी भी दुबई अपने टर्निंग पॉइंट को पकड़ नहीं पाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में दुबई ब्रिटिश एम्पायर के प्रोटेक्शन में आ जाता है। 1820 के जनरल मैरीटाइम ट्रीटी के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट दुबई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जिससे दुबई पर ना कोई अटैक होता है और ना ही कोई बाहरी दुबई पर कब्जा कर पाता है। और ये एक पॉइंट दुबई को ट्रेड सेंटर बनाने में बड़ा रोल प्ले करता है। दुबई में ट्रेड एक्टिविटीज बढ़ती है, लोग बेफिक्र होकर दुबई में अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू करते हैं और दुबई में इन्वेस्ट करने लगते हैं। 1902 में उस टाइम के रूलर मखतूम बिन हाशर ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसीज बदलते हैं, शिप पोर्ट को अपग्रेड किया जाता है और 1960 तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन जाता है। दुबई से होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड में जबरदस्त बूस्ट देखने को मिलता है। जहां पहले दुबई का प्राइम रेवेन्यू सोर्स मोती हुआ करता था जो जापान की आर्टिफिशियल मोती आने के बाद कम हो गया था, लेकिन एक बार फिर ट्रेड के जरिए दुबई एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने लगा था। अब आता है दुबई का गोल्डन टर्निंग पॉइंट। साल था 1966। दुबई में एक बड़े तेल भंडार की खोज होती है जिसे उस टाइम के किंग नाम देते हैं फतह ऑयल फील्ड और यही वो चीज बनती है जो दुबई की किस्मत बदल देती है। हालांकि अगर दुबई में तेल की खोज दुबई के लिए गोल्डन चांस है तो फिर बाकी अरब कंट्री के पास भी तो तेल है, वो क्यों दुबई की तरह डेवलप नहीं हो गई? ये सवाल तो आ सकता है क्योंकि तेल तो उनके पास भी है, लेकिन दुबई के पास तेल के अलावा एक चीज ऐसी थी जो किसी के पास नहीं थी और वो था फ्यूचरिस्टिक विजन। 1966 में जब दुबई में तेल मिला तो उस पीरियड में दुबई के किंग थे शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम और यही वो इंसान है जिसने दुबई का
नक्शा बदल दिया। जहां बाकी अरब कंट्री के जो लीडर थे वो तेल के पैसे से सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल मेंटेन रखते थे, उनके पास तेल का कुआं तो था लेकिन वो बस कुएं के मेंढक की तरह थे, वो बस उसी कुएं को अपना सब कुछ समझ रहे थे। जबकि शेख राशिद बाकी अरब कंट्री के रूलर जैसी सोच बिल्कुल नहीं रखते थे। तेल मिलने के बाद दुबई की इकोनॉमी में सुधार आता है। शेख राशिद तेल से आए रेवेन्यू को दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का फैसला लेते हैं। नई रोड्स बनवाई जाती है, स्कूल हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, ट्रेड को और ऊपर ले जाने के लिए पोर्ट बनाने का काम शुरू होता है। पोर्ट राशिद दुबई ड्राई डॉक्स बनाए जाते हैं जिससे न सिर्फ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा बल्कि नए ट्रेडर्स, नए इन्वेस्टर्स भी दुबई की तरफ मूव करने लगते हैं। अपडेट आती है 1 दिसंबर 1971। इस दिन दुबई ब्रिटेन के जनरल मैरीटाइम ट्रीटी से आजाद हो जाता है और अगले ही दिन यानी 2 दिसंबर को एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो दुबई को और मजबूत बना देता है। इस दिन दुबई, अबू धाबी, शारजाह, उम्मुल क्वैन, अजमान और अल फुजैरा ये 6 स्टेट मिलकर एक फेडरल अलायंस बनाते हैं जिसे नाम दिया जाता है यूनाइटेड अरब अमीरात UAE। और 10 फेब 1972 यानी करीब 2 महीने बाद 7वां स्टेट रास अल खैमा भी UAE में शामिल हो जाता है। अब ये रास अल खैमा UAE के साथ क्यों आया, इसकी एक अलग कहानी है, फिर कभी आपको बताएंगे। अभी टॉपिक पर ही रहते हैं। जैसा कि अभी बताया कि 7 स्टेट मिलकर एक UAE बना लेते हैं, जबकि इससे पहले सभी के अलग अलग रूलर हुआ करते थे। लेकिन UAE बनने के बाद एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होता है जिसमें सभी अमीराती को इक्वल राइट्स, इक्वल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉमन डेवलपमेंट प्रोवाइड करी जाती है। UAE जो आज भी किंगडम मॉडल पर चल रहा, उसकी एक वजह यह भी है कि वहां की लोकल पब्लिक को इतना कुछ दे दिया जाता है कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि यहां कौन और कब से रूल कर रहा। ना परिवारवाद पे बवाल होता है और ना ही डिक्टेटरशिप पर छाती पीटी जाती है। खैर, UAE बनने के बाद शेख राशिद अपने फ्यूचरिस्टिक विजन के अकॉर्डिंग जहां वो दुबई को एक ग्लोबल सिटी और ट्रेड हब बनाना चाहते थे, उस पर काम करना शुरू करते हैं। शेख राशिद का विजन था दुबई को एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए जो सिटी के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाए और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले रोड्स, पोर्ट और एयरपोर्ट को डेवलप किया। दुबई क्रीक को अपग्रेड किया, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाए। शेख राशिद की सोच थी कि दुबई की इकोनॉमी सिर्फ तेल पर डिपेंड ना रहे बल्कि कई अलग अलग सेक्टर्स को भी डेवलप किया जाए और इसके लिए उन्होंने ट्रेड, फाइनेंस, टूरिज्म एंड रियल एस्टेट पर भी काम किया। और दुबई सिर्फ तेल पर डिपेंड नहीं बल्कि रियल एस्टेट, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है। इसके अलावा शेख राशिद का एक और स्टेप दुबई के लिए चमत्कारी साबित हुआ। साल 1985 में शेख राशिद जेबेल अली फ्री जोन JAFZ इस्टेब्लिश करते हैं। मतलब इसके अंदर जो कंपनी दुबई में बिजनेस करने आती है उसे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना होगा, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, कंपनी की फॉरेन प्रॉपर्टी पर 100% उनका अपना राइट होगा। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होगा कि कंपनी को किसी लोकल सिटीजन को पार्टनर या फिर स्पॉन्सर रखना पड़ेगा। इसके अलावा किसी कंपनी को लाइसेंस चाहिए, काम करने के लिए एम्प्लॉय के लिए वीजा चाहिए, उसके लिए प्रोफेशनल सपोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड की जाएगी। ये सारी ऐसी फैसिलिटी है जो किसी इन्वेस्टर्स या कंपनी को दुबई मूव करने के लिए अट्रैक्ट करती हैं। शेख राशिद जो ये सोचते थे कि दुबई की इकोनॉमी सिर्फ तेल पर डिपेंड ना रहे, उसके लिए उनका ये फ्री ट्रेड जोन दुबई की इकोनॉमी को एक और सपोर्ट देता है। आज दुबई जो दुनिया का हाईली डेवलप्ड स्टेट बना हुआ है उसमें शेख राशिद का बहुत बड़ा योगदान है। इनके जैसी सोच वाला लीडर जिसके पास भी होगा उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कहानी यही खत्म नहीं होती। पाकिस्तान में एक फिल्म राइटर थे रियाज बटालवी। इन्हें साल 1979 में ही अंदाजा हो गया था कि दुबई आने वाले टाइम में दुनिया की एक ऐसी जगह बनने वाला है जिसकी तरफ दुनिया खिंची चली आएगी। उन्होंने एक फिल्म बनाई दुबई चलो, जिसे आज भी पाकिस्तान की सक्सेस फिल्म में से एक माना जाता है। और इस दुबई चलो फिल्म ने भारत और पाकिस्तान के लोगों को ऐसा रास्ता दिखाया कि आज दुबई में इंडिया और पाकिस्तान के ही लोग सबसे ज्यादा हैं। 1990 के बाद दुबई में अमेजिंग चेंज देखा गया। वाकई जैसा रियाज बटालवी ने कहा था कि दुनिया दुबई की तरफ खींची चली आएगी, वैसा ही हुआ। दुबई का बुर्ज खलीफा आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। जब भी दुबई का नाम आता है दिमाग में बुर्ज खलीफा की इमेज ऑटोमेटिक बन जाती है। पूरी दुनिया के लोग बुर्ज खलीफा देखने दुबई जाते हैं। पाम जुमेरा जो कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसे समुद्र तट पर बनाया गया है। इसका स्ट्रक्चर पाम ट्री के जैसा है जो कि दुबई का एक टूरिज्म हब है। यह भी दुनिया के लोगों को
दुबई की तरफ खींचता है। इसके अलावा दुबई में कई वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल्स बनाए गए हैं, जैसे मॉल ऑफ द अमीरात, दुबई मॉल, इब्ने बतूता मॉल। यह भी दुबई के लिए एक बेहद अट्रैक्टिव लोकेशन है। आज से 50 साल पहले जिस दुबई में सिर्फ धूल उड़ा करती थी, 2 मंजिला से ज्यादा मकान नहीं हुआ करते थे, आज उसी दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग खड़ी है। यह होता है डेडिकेशन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी एक बोनस पॉइंट आपको दे दूं तो इब्ने बतूता कौन थे जिनके नाम पर दुबई में मॉल है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो एक बार इनका नाम गूगल पर सर्च जरूर करें। इनकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।